हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विथ मी। तो आज की जो ये हमारी क्लास है ये आपकी हरियाणा जीके की रहने वाली है। ये हमारी 10th क्लास है, ठीक है ना। इसके बाद ओनली हमारी 1 क्लास रह जाएगी। शायद मैंने ना जो थंबनेल वगैरह बना रखे क्लासेस के, जो आपको ऊपर दिखाई देता होगा क्लास 1 क्लास 2, उसमें शायद नंबरिंग गलत है, लेकिन ये आपकी 10th क्लास है। और इसके बाद ओनली हमारी 1 क्लास रहेगी। कल की क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं आपको हरियाणा की कंप्लीट पॉलिटी एक क्लास में कवर करा दूंगी। आप उन क्लासेस को जरूर देखना, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है। और डिस्ट्रिक्ट हमने इसीलिए की है ताकि यहाँ से हमारे जितने कंसेप्ट है वो सब बन जाए। अब जिसने ये क्लासेस देखी होंगे इसके लिए यूजफुल रही होंगे। और मैं इन सारी क्लासेस को मर्ज करके एक मैराथन क्लास बना दूंगी। जिसने नहीं देखी है वो ये सारी मर्ज जो क्लासेस हैं मैराथन क्लासेस की फॉर्म में मिलेगी आपको, ये वो देख लीजिएगा, आपके लिए यूजफुल रहेगी। इसके बाद जैसे मैं आपको हरियाणा की पॉलिटी पढ़ाने वाली हूँ, कंप्लीट एक क्लास में हरियाणा की पॉलिटी कंप्लीट करा दूंगी, वो क्लास जरूर देखना। अब आगे जितनी भी आपकी हरियाणा जीके की क्लासेस होंगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। वेलफेयर स्कीम्स जितनी भी हैं सारी ट्रिक्स के थ्रू, ये वेलफेयर स्कीम्स शायद आपकी 1 या 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगी। तो ऐसे आपका जो एस्टेट का सिलेबस है वो कंप्लीट होता जाएगा। एनडीवीएस में आपको करा रही हूँ, इसके साथ साथ सीडीपी का हमारा मोस्ट ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 1-2 क्लासेस है वो मैं आपको कराने वाली हूँ। इसके अलावा अब मैं क्वेश्चन आंसर्स के जो फॉर्म है ना, क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करूंगी प्रैक्टिस कराना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट कर चुके हैं, साथ साथ हमारे इंग्लिश पेडागोजी की एक मैराथन क्लास है वो देख लेना, वहां सारी क्लासेस आपको अवेलेबल है। इसके साथ मैं आपको हिंदी की जो पेडागोजी है उसकी एक मैराथन क्लास कराने वाली हूँ, वो मैं आपको अलग अलग क्लासेस की फॉर्म में नहीं कराऊंगी। तो आप अगर मैराथन क्लास देख लेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। वहां से आपको बहुत कुछ जो आपके कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हम पेपर में आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले कंसेप्ट पढ़ा है हमने, एंड देन क्वेश्चन में जो न्यू पॉइंट्स आते जाएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो अगर लास्ट तक बनेंगे चैनल के साथ तब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहाँ से, और जो आपके एग्जाम में यूजफुल भी रहेगा। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है कैथल और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इसके बाद हमारी यमुनानगर एंड पानीपत डिस्ट्रिक्ट रह जाएगी बस। एंड देन हमारा ये जो जिलेवार परिचय है वो 11 डेज का हमने जो टारगेट लिया था 11 डेज में हमने इसे कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना। आपको पता है कैथल जो डिस्ट्रिक्ट है इसको हम कपि स्थल के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कैथल डिस्ट्रिक्ट है वो भगवान हनुमान जी की नगरी है, ठीक है ना। ये जो कपि है ना ये हनुमान जी के लिए यूज हुआ है और ये हनुमान जी का स्थल कहा जाता है। कैथल की अगर स्थापना की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1989 को आपके हरियाणा में 4 जिले अस्तित्व में आए थे। और ये 4 जिले इस प्रकार थे KRPY, इनको हम ऐसे याद करते हैं KRPY की फॉर्म में। तो KRPY इसका मतलब होता है के से आपका कैथल था, आर से आपका रेवाड़ी, पी से पानीपत और वाई से यमुनानगर। तो ये सभी के सभी 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं 1 नवंबर 1989 को अस्तित्व में आते हैं। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है 1 नवंबर को आपके हरियाणा में कितने जिले अस्तित्व में आए हैं, तो 1 नवंबर को आपके हरियाणा के यहाँ पर 7 जिले तो जो पहले बने थे, इसके साथ साथ 4 जिले ये हैं। तो 7 और 4 यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाते हैं जो आपके 1 नवंबर को बनते हैं। लेकिन 1966 की बात करता है, जब हरियाणा गठन हुआ तब हरियाणा के गठन के समय 1 नवंबर 1966 को आपके 7 जिले बने थे। तो ये याद रख लेना है। इसको कुरुक्षेत्र से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। अब इसकी सीमा की बात कर लेते हैं, किसकी सीमा जो है वो कहाँ का कितने एरियाज के साथ में टच होती है। तो अभी ना आपका जो HSSC का ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इसके एरिया के अकॉर्डिंग हरियाणा का कौन सा स्थान है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसको 70वां स्थान माना गया है। वैसे हम हमेशा हरियाणा जीके में इसका 18th स्थान मानते हैं, लेकिन अगर इन 2011 की जनगणना देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आंसर की में 70वां स्थान माना गया। तो ये ध्यान में रख लेना आप, ठीक है ना। अब पता नहीं है आंसर की में वो कैसे टिक कर देते हैं, हम पढ़ते तो हमेशा 18th स्थान ही थे, लेकिन इसमें पता नहीं 17th स्थान लिखा है। तो इसके सीमा की बात कर लेते हैं। तो इसकी सीमाएं करनाल के साथ में, कुरुक्षेत्र के साथ, जींद के साथ और पंजाब राज्य के साथ में टच होती है। तो आपका जो कैथल जिला है वो करनाल के साथ सीमा बनाता है, कुरुक्षेत्र के साथ सीमा बनाता है, जींद के साथ सीमा बनाता है। इसके साथ साथ ये आपके पंजाब राज्य, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ कैथल डिस्ट्रिक्ट लगती है और यहाँ पर पंजाब है, तो पंजाब के साथ में भी सीमा बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो आज का आपका कैथल जिला है पहले ये करनाल का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको कुरुक्षेत्र में मिला दिया गया। एंड कुरुक्षेत्र के बाद ये इसको अलग से फॉर्मेशन किया गया, इसका अलग से एक जिला बना दिया गया।
1973 में कुरुक्षेत्र में चला गया। इसके बाद में हरियाणा सरकार ने इसको कुरुक्षेत्र से अलग करके 1 नवंबर 1989 को अलग जिला घोषित कर दिया। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल 2000 प्लस वर्ग किलोमीटर है। अच्छा खासा एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कैथल में ही है। तहसीलों की बात करते हैं तो यहाँ पर कैथल तहसील है, गुलाचीका है। गुलाचीका का याद रखना है, ये आपके एससी रिजर्व सीट है, ठीक है ना। आपके हरियाणा में टोटल विधानसभा की सीट 90 है। 90 में से 17 सीट जो है वो एससी रिजर्व है, जिसमें से गुलाचीका भी जो है वो कैसी सीट है, एससी रिजर्व सीट है। इसके बाद अगर हम कलायत की बात करते हैं तो कलायत यहाँ पर कैथल की तहसील है। फतेहपुर पुंडरी यहाँ की पुंडरी जो है वो यहाँ की तहसील है। खंड की बात कर लेते हैं तो गुलाचीका खंड है, कैथल है, पुंडरी है, कलायत है, राजोद है, सीवन और ढांड है। ये सब क्या यहाँ के खंड है। अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करते हैं तो 10 लाख प्लस जनसंख्या है। बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, ठीक ठीक जनसंख्या यहाँ की 10 लाख प्लस है। लिंगानुपात 881 है। साक्षरता दर भी ठीक ठाक सी है, 69% है। यहाँ का जनघनत्व 464 है। अगर हम पुराणों की बात करते हैं तो पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना किसने की थी, युधिष्ठिर ने की थी। कैथल को हनुमान जी का जन्म स्थान भी माना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम क्या है, कपिस्थल था। तो आपको याद रखना है कैथल को क्या कहा जाता है, हनुमान जी की जन्मस्थली कहा जाता है। इस वजह से हम इसे किसके नाम से जानते हैं, कपिस्थल के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको याद रख लेनी है, किसके नाम से जानते हैं हम इसे, कपिस्थल के नाम से। अगर हम कैथल के विद्रोह की बात करते हैं तो कैथल का जो विद्रोह है वो 1843 में हुआ था। यहाँ पर नदियों की बात करते हैं तो यहाँ पर घग्गर नदी है और घग्गर नदी के साथ साथ यहाँ पर सरस्वती नदी भी है। यहाँ पर ना कैथल जो है ना, इसके यहाँ पर विद्रोह हुआ था, किसानों का विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। किसानों ने विद्रोह किया था कैथल में, और ये किसके समय हुआ, एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कैथल में किसका विद्रोह होता है, किसानों का विद्रोह होता है। लेकिन अगर धार्मिक विद्रोह पूछता है आपसे तो धार्मिक विद्रोह आपके गोहाना में होता है, ठीक है ना। तो गोहाना के मंदिर तुड़वाए थे फिरोज शाह तुगलक ने, तो वहां पर धार्मिक विद्रोह देखने को मिला। अगर हम यहाँ की प्रमुख फसलों की बात कर लेते हैं तो कैथल में प्रमुख फसलों में गेहूं है और इसके साथ साथ चावल है। अब जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ रहे हैं उन सबके उपनाम भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कैथल जिले के उपनाम की बात कर लेते हैं तो इसे हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है, कपिल मुनि की नगरी है, गुरुद्वारों का शहर है, और हनुमान जी की क्या है, ये जन्मस्थली भी है। तो इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, हनुमान जी की जन्मस्थली है। इतिहास अभी मैंने आपको बताया ही था। पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना किसने की, युधिष्ठिर ने की थी। वानर राज हनुमान जी का जन्मस्थल माना जाता है, इसलिए इसे कपिस्थल के नाम से जाना जाता है। आधुनिक कैथल पहले किसमें था, करनाल में था, बाद में कुरुक्षेत्र में शामिल हुआ, और इसके बाद 1 नवंबर 1989 को इसको किसमें शामिल कर दिया गया, इसको अलग से एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। तो ये हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट कब बना, 1 नवंबर 1989 को हरियाणा की क्या बना है, डिस्ट्रिक्ट बना है। अगर हम कैथल के दर्शनीय स्थल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको अंजनी का टीला देखने को मिलेगा। इसे हनुमान जी की माता जो थी अंजनी, उनके नाम पर यह टीला बना हुआ है। तो ये किसको समर्पित है, अंजनी जी को समर्पित है, इसलिए इसका नाम क्या, अंजनी का टीला है। अंजनी किसकी माता थी, हनुमान जी की माता थी। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, ये 1 मंजिल की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, ये हनुमान जी का मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा आपको, कलायत कैथल में देखने को मिलेगा। सॉरी, कैथल में है, कलायत नहीं, कैथल में है, ठीक है ना। तो कैथल ही टिक करना है आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। विद्यार सरोवर कह देते हैं इसे हम, कहीं कहीं पर इसका नाम ऐसे लिखा है, विद्यार सरोवर है ये। विद्यार सरोवर जो है वो ऐसा कहा जाता है कि विदु नाम का व्यवसायी था, उससे वो ना एक तालाब बनवाना चाहता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तो उसको एक दिन रात को सपने में भगवान आए और उसको आवाज सुनाई दी कि तुम तालाब बनवाओ, अपने आप पैसे का प्रबंध हो जाएगा। तो जैसे ही उसने तालाब के लिए खुदाई स्टार्ट कराई, तो खुदाई स्टार्ट करते ही उसे वहां पर बहुत सारे सिक्के मिले, सोने के सिक्के मिले, जिससे उसने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, और इसके साथ साथ उसने वहां पर तालाब बनवाए। तालाब बनवाता, तालाब के साथ मंदिर बनवाए। तो यहाँ पर जो ये विद्यार सरोवर है किसके द्वारा बनाया गया, विदु नामक व्यवसायी के द्वारा ही बनाया गया। तो ये कहाँ पर आपके कैथल में है, ये आपको याद रखना है, कहाँ है ये, कैथल में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विंध्यक्यार लेक की, विंध्यक्यार लेक जो है इसका निर्माण जो है वो कहाँ पर होता है, इसका वर्णन कहाँ पर है, वामन पुराण में इसका वर्णन है। तो विंध्यक्यार लेक कहाँ पर है, ये आपके कैथल में है। वर्णन की बात की जाए तो वामन पुराण में इसका वर्णन है। वामन पुराण में आपके हरियाणा की 9 नदियों का वर्णन है। जो हरियाणा में जो नदियां थी, 9 नदियां थी, उनका वर्णन किस में मिलता है आपको, वामन पुराण में मिलता है। ये मैं आपको हरियाणा की हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं
नवग्रह कुंड आपको पता होना चाहिए। आपके जो कैथल है, कैथल में कितने कुंड है? 9 कुंड है, ठीक है ना। और ये 9 कुंड जो है ये श्री कृष्ण के कहने पर किसने खोदे थे? युधिष्ठिर ने खोदे थे ये, ठीक है। युधिष्ठिर ने इसको खोदा था। तो खुदवाए किसने थे? श्री कृष्ण ने खुदवाए थे। इसका नाम क्या है? नवग्रह कुंड है। और कई बार ना नवग्रह कुंड की वजह से इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। तो मैंने जब आपको भिवानी डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई थी तब मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करके बताया था, हरियाणा की काशी पूछेगा तो भिवानी टिक करना है, लेकिन अगर हरियाणा की छोटी काशी पूछता है तो आपको क्या टिक करना है? यहाँ पर कैथल टिक करना है। और ये नवग्रह कुंड की काशी भी कही जाती है, इस वजह से इसे हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। समझ में आ गया। इसके बाद 11 रुद्री शिव मंदिर है यहाँ पर, ये याद रख लेना है। इसके बाद रजिया सुल्तान, आपको पता होना चाहिए रजिया सुल्तान जो है ये दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका थी, पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका थी। 1236 से 1240 के आसपास रही थी। 1240 में जब ये कैथल से पास कर रही थी, जा रही थी, तो ऐसा कहा जाता है कि कहीं कहीं पर ऐसा लिखा है हिस्ट्री में, इसी के भाइयों ने जो भी ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं गुंडे मवाली कह लो, एक तरीके का जो चोर वगैरह होते हैं उनका रूप बनाया और इसकी यहाँ पर क्या कर दी? हत्या कर दी। इसके साथ साथ इसका हस्बैंड भी था, तो दोनों को वहां पर मार दिया। और इसकी जो कब्र है वो कहाँ पर है? कैथल में है। तो ऐसी मान्यताएं हैं कि रजिया सुल्तान की जो कब्र है वो कहाँ पर है? कैथल में है। 1240 में कैथल में क्या हो गई? इसकी डेथ हो गई थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैथल का किला। इस किले जो कैथल का किला है, इस किले के चारों ओर 7 तालाब है और साथ साथ क्या है? 8 दरवाजे हैं। तो ये दरवाजे तो आपको याद करने की नीड नहीं है, जैसे वहां सीवन गेट है, मतलब अलग अलग गेट है वहां पर, तो 8 गेट है। ऐसे जैसे हिसार में आपके 4 गेट थे, वैसे ही आपके कैथल में 8 गेट हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। और इसके बाद यहाँ पर कपिल मुनि का मंदिर है, तो ये कहाँ पर है? कलायत कैथल में है। फल्गु तालाब की बात करेंगे तो ये भी आपका कैथल में है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पुरानी ईंटों से बना हुआ एक मंदिर है, ठीक है। तो वो कहाँ? तीर्थ है जिसका नाम है कोटिकूट तीर्थ, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर कौन सा तीर्थ है? कोटिकूट तीर्थ है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, तो यहाँ पर कैथल में स्थित आपका अम्बकेश्वर महादेव मंदिर। इसकी गिनती प्राचीन मंदिर में की जाती है। यहाँ पर शिवलिंग को पातालेश्वर और स्वयंलिंग भी कहा जाता है, तो ये याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, तो अम्बकेश्वर महादेव मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? कैथल में स्थित है। इसकी गिनती कहाँ पर होती है? प्राचीन मंदिरों में होती है, क्योंकि यहाँ पर शिवलिंग को क्या कहा जाता है? पातालेश्वर और स्वयंलिंग कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बाबा लदाना की, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। 1 सेकेंड रुकिए, 1 मिनट, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बाबा लदाना की। बाबा लदाना जो है कैथल से 10 किलोमीटर दूर, बाबा लदाना मतलब बाबा लदाना राजपुरा का जन्म स्थान है। तो कैथल से कुछ दूरी पर इनका जन्म स्थान है। इस स्थान पर बाबा जी ने कठोर तपस्या की थी और इसी स्थान पर इनका समाधि स्थल भी बनाया गया। तो बाबा लदाना का संबंध किससे है? कैथल से, इतना ही याद रखना है। देव जी का मंदिर कैथल में है, क्योंकि यहाँ पर गुफा वगैरह बनाई गई है, इसीलिए ये आपका प्रसिद्ध है। अगर हम कैथल के स्टेडियम की बात करते हैं तो यहाँ पर इंडोर स्टेडियम है, महाराजा सूरजमल जाट स्टेडियम भी जो है वो कैथल में है। अगर हम कैथल के प्रसिद्ध व्यक्तित्व की, फेमस पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं तो इसमें ममता सोदा है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि 2019 में ये इंडोनेशिया की पहाड़ियों पर इन्होंने चढ़ाई चढ़ी थी। इसके बाद मोहन सिंह मंडार है, ये 1530 में इन्होंने बाबर के विरुद्ध क्या किया था? विद्रोह किया था। तो ये आप हरियाणा की हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, मोहन सिंह मंडार। सरदारी बेगम हरियाणा की पहली, यहाँ पर याद रखना है, हरियाणा की 1 सेकेंड, ठीक है। तो बस ये वाला पॉइंट आप रहने देना, इसको मत पढ़ना, सरदारी बेगम को मत पढ़ना, ठीक है। तो इतना याद रखना। कंवल हरियाणवी जो है वो लेखक है, साहित्यकार है, इसीलिए ये फेमस है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद कैथल के गुरुद्वारों की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ लेते हैं कैथल के गुरुद्वारों के बारे में। तो कैथल के गुरुद्वारों में जैसे नीम साहिब गुरुद्वारा है, यहाँ पर टोपियो वाला गुरुद्वारा है, मंजी साहिब गुरुद्वारा। मंजी साहिब गुरुद्वारा आपको कुरुक्षेत्र में और इसके साथ साथ अंबाला में भी देखने को मिलेगा। गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैथल वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पर अगर हम अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पर आपको सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। ये सोनसर जंगल के नाम से जाना जाता है और हिरण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये याद रखना है आपको। टाइप ऑफ, ये संरक्षण केंद्र है ये एक तरीके का, ठीक है ना। तो संरक्षण केंद्र आपके 2 हैं हरियाणा में, एक जींद का बीरबारा और एक कैथल का यहाँ पर सरस्वती, ठीक है ना। तो ये दोनों याद रखना है। इसको हम सोनसर जंगल के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सोनसर
पेड़ों की अधिकता थी यहाँ पर, इस वजह से इसका नाम जो है वो सोनसर रखा गया है। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो 4452.85 हेक्टेयर इसका एरिया है। अगर हम इसके एकड़ में बात करें तो 11,000 एकड़ में ये फैला हुआ है। 29 जुलाई 1988 को ये मतलब हरियाणा सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया था। तो 1988 के आसपास ये अस्तित्व में आया है। अगर हम यहाँ पर मजारों की बात करें तो मैंने आपको ट्रिक्स के साथ में याद कराया था कि बाबा जो कमाल है, कमाल, और एक मैंने आपको बताया था शायद जमाल, ठीक है ना। तो कमाल जो है, बाबा कमाल की जो मजार है वो कहां पर है, आपके कैथल में है, और जमाल की मजार जो है वो कहां पर है, गोहाना में है, ठीक है ना। तो आपको मैंने ये याद कराया था कैसे कैथल है और कैसे कमाल है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था जैसे जमाल और जलेबी कहाँ की फेमस है, गोहाना की फेमस है। तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपको याद कराए थे जब मैंने आपको सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ाया था। तो बाबा शाह कमाल की मजार अगर पूछे तो कहां पर टिक करेंगे आप, कैथल में टिक करेंगे। इसके साथ साथ मीरा नो बहार की मजार है, ये मीरा साहिब की मजार नहीं है, ये मीरा नो बहार की मजार है। ये गूला चीका कैथल में है। गूला चीका आपको पता होना चाहिए, वहां की कैथल की SC रिजर्व सीट है। ऐसा कहा जाता है कि जो बाबा नो बहार थे ये सबसे बड़े भाई थे। इनके टोटल 8 भाई थे जिसमें से ये सबसे बड़े थे, ठीक है ना। टोटल वैसे 9 भाई थे लेकिन ये सबसे बड़े थे, और मतलब इनके भाई की बात करें तो वो 8 थे। इसके बाद पुंडरीक सरोवर जो है कैथल में है। इस सरोवर की मान्यता ये है कि इस सरोवर का पानी जो है वो आज तक नहीं सूखा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम अनुमान वाटिका कैथल में है, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है वो धरती से 63 मीटर ऊपर फहराया जाता है यहाँ पर, और जो भारत में सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पर ये जो हमारा झंडा है वो 63 मीटर या 207 फीट ऊपर फहराता है यहाँ। इसके बाद गुरुद्वारों का शहर की बात की जाए तो कैथल क्या है, गुरुद्वारों का शहर है। इसके बाद कैथल में जो है वो धान की किस्में सबसे ज्यादा है, तो यह याद रखना है कैसे कैथल कैसे किस्में। तो कैथल में क्या है, धान की किस्में सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर धान का कटोरा पूछा जाता है तो धान का कटोरा आपके क्या है, यहाँ पर करनाल है। करनाल में सबसे ज्यादा धान पाया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मतलब धान का कटोरा किसे कह दिया जाता है, करनाल को कहा जाता है। तो यहां तक के जितने पॉइंट थे आपको मैंने अभी कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा दिए हैं। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूं यहाँ पर गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ये सारी क्लासेस देख लेना, आपके लिए बहुत जरूरी रहेंगी। इसके बाद जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगी वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो एच स्टेट में आपके काम आने वाले हैं। तो उन क्लासेस को देखना बिल्कुल मत भूलना। बहुत सारा अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलने वाला है जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, उसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा और आप वहां से कुछ ना कुछ सीखेंगे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के समय 7 जिले अस्तित्व में आए थे। तो अभी हम गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट हमारी रह गई थी, इसमें हमने ये 7 जिले जो है वो स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के बारे में। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद और महेंद्रगढ़। इसको मैंने आपको घर जम्मू कश्मीर में इस ट्रिक से याद कराया था। इसकी सारी डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको पढ़ा दी है। हमारा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट रहता था तो उसको हम पढ़ लेते हैं। ये 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट जो है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया है। हरियाणा राज्य के गठन के समय ही आपके गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट जो है वो फॉर्म में आया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम गुरुग्राम के एरिया की बात करते हैं तो गुरुग्राम का जो एरिया है वो 1258 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि बहुत ज्यादा एरिया आपको नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि हमने बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट पढ़ी है जिनके एरिया 1500 प्लस 2000 प्लस ऐसे हमने पढ़े हैं। तो गुरुग्राम का एरिया केवल 1258 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपके गुरुग्राम में ही है। अगर हम इसके तहसीलों की बात करते हैं तो यहाँ पर गुरुग्राम तहसील है, पटौदी तहसील है, सोना है, फर्रुख नगर है और साथ साथ मानेसर है। अगर हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इसके खंड की बात करते हैं तो यहाँ पर खंड में जैसे फर्रुख नगर खंड है, गुरुग्राम है, इसके साथ साथ पटौदी है और सोहना है। जनसंख्या यहाँ की अच्छी खासी है, यहाँ पर 15 लाख प्लस जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला से याद कराया था, FHBG।
F से आपका फरीदाबाद जिसकी जनसंख्या 18 लाख प्लस थी, H से हिसार जिसकी जनसंख्या 17 लाख प्लस थी, B से भिवानी जिसकी जनसंख्या 16 लाख प्लस और G से आपका गुरुग्राम जिसकी जनसंख्या 15 लाख प्लस है। तो ये याद रखना है, इसको आप ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था हरियाणा का केवल गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है। तो लिंगानुपात यहाँ पर 854 है और सबसे कम है। लेकिन अगर साक्षरता की बात करें तो यहाँ की साक्षरता जो है वो 84% है। तो ये मैंने आपको सारा बताया था, ठीक है ना। आपने सुना होगा अच्छे से तो आपको याद भी होगा। महिला साक्षरता में नंबर 1 अगर पूछता है तो आपको गुरुग्राम टिक करना है। बच्चों की साक्षरता में पूछे, किसी भी टाइप में पूछता है तो गुरुग्राम आएगा, सिर्फ पुरुष साक्षरता को छोड़कर, क्योंकि पुरुष साक्षरता में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पर है। एरिया में ये 3rd स्मॉल जिला है आपका एरिया में, ठीक है ना। क्योंकि पहले नंबर पर मैंने आपको बताया था फरीदाबाद, दूसरे पर पंचकुला और 3rd नंबर पर ये आपका गुरुग्राम है। इसका 1258 जो वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के आसपास एरिया है। अगर हम इस गुरुग्राम के नामकरण की बात करते हैं कि इसका नाम गुरुग्राम कैसे रखा गया, तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनके नाम पर इसका नाम गुरुग्राम रखा गया। युधिष्ठिर द्वारा गुरु दक्षिणा में गुरुग्राम दान में दिया गया था। पांडवों के गुरु थे ये, तो युधिष्ठिर ने क्या किया, ये जो जगह थी, खाली जगह थी बहुत सारी, ये इन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को समर्पित कर दी थी। आज का जो शीतला माता का मंदिर आप देखते हैं ये उस टाइम का वास्तविक गुरुग्राम है, ठीक है ना। तो जहां जो शहर से 1.5 किलोमीटर दूर है, गुरुग्राम मसानी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। जो माता शीतला माता थी वो गुरु द्रोणाचार्य जी की पत्नी थी और ना ये यहाँ पर रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि एक बार किसी बच्चे को ऐसे माता निकल आई, दाने दाने हो गए शरीर पर। उसके बाद जो इनकी पत्नी थी गुरु द्रोणाचार्य जी की, जिसे माता मसानी, शीतला माता, माता कृपी के नाम से हम जानते हैं, तो ऐसा कहा जाता है ये कुछ ऐसा झाड़ा वगैरह लगाती है, बच्चों की बहुत अच्छे से केयर करती थी। उसके बाद में वो बच्चे ठीक होने लगे तो सभी लोग क्या करने लगे, इनकी पूजा करने लगे, एक तरीके से ने माता का अवतार मानने लगे। तो तभी से इनका क्या नाम रखा गया, मतलब ये किस नाम से जानी जाने लगी, शीतला माता, माता कृपी या माता मसानी के नाम से इनको जाना जाने लगा। तो आज का जो आप वास्तविक जो शीतला माता मंदिर देखते हैं वही क्या है, उस टाइम का वास्तविक गुरुग्राम है, ठीक है। यहां तक के पॉइंट समझ में आ गए आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। गुरुग्राम जो है पहले इसका नाम क्या था, मतलब पहले गुरुग्राम के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इसका नाम बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया, गुड़गांव हो गया। तो बाद में से गुड़गांव रख दिया गया इसका नाम। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई 13 अप्रैल 2016 के आसपास, इसका नाम वापस से क्या रख दिया गया, गुरुग्राम रख दिया गया। तो आज हम फिर इसे किस नाम से जानते हैं, गुरुग्राम के नाम से जानते हैं, गुड़गांव के नाम से नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो 2016 में इसका नाम चेंज किया गया। अगर गुरुग्राम की बात कर लेते हैं तो गुरुग्राम को हमारी आर्थिक राजधानी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा रिवेन्यू जो है वो टैक्स में जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इस वजह से यहाँ पर जो जीएसटी वगैरह है, जो टैक्स वगैरह है, वो सबसे ज्यादा यहाँ से जाता है, ठीक है। यहाँ से सेंटर मतलब सबसे ज्यादा टैक्स देता है एक तरीके से। अगर हम गुरुग्राम के उपनाम की बात कर लेते हैं तो इसे साइबर सिटी के नाम से, मेडी सिटी के नाम से, कॉल सिटी सेंटर के नाम से, अमीरों की नगरी, मिलेनियम सिटी, सपनों का शहर, मॉल सिटी, सोलर सिटी के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये सभी क्या है, गुरुग्राम के उपनाम है। तो गुरुग्राम के उपनाम में आपसे साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, मेडी सिटी, अमीरों का शहर, सपनों का शहर, सोलर सिटी, कॉल सेंटर सिटी, इन सब के नाम से हम इसे जानते हैं। अब अगर हम गुरुग्राम जिले की बात कर लेते हैं तो ये झज्जर के साथ, रेवाड़ी के साथ, नूह के साथ, फरीदाबाद के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। और अगर हम बाहर की बात करें तो ये दिल्ली के साथ में भी अपनी सीमा बनाता है। गुरुग्राम जो है वो मैदानी भाग है और यहाँ पर ना आपको अरावली रेंजेस देखने को मिलेंगी। यहाँ पर दोमट, पथरीली और रेतीली मिट्टी भी पाई जाती है। अब गुरुग्राम से ना साहिबी और इंदौरी नदी बहती है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। गुरुग्राम में सिंचाई जो वो किससे होती है, गुरुग्राम नहर से होती है। गुरुग्राम में बहुत सारी झीलें हैं, जैसे दमदमा लेक है, यहाँ पर घाटा लेक है, भीमकुंड लेक है, बसई लेक है, फर्रुख नगर है। तो ये सारी झील कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। कल मैंने आपको उजीना, संगेल और ये सारी लेक्स बताई थी, 1 सेकेंड। तो वो सभी झीलें कहाँ पर थी, आपके मेवात में थी। लेकिन अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में दमदमा लेक जो है वो सबसे फेमस है। 3000 एकड़ में फैली हुई है, मैंने देखी है। ये बहुत मतलब आज तो ये सूखी हुई लेक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी देखने को मिलेगा। तो वहां पर ये जो लेक है ना, यहाँ पर जो बोटिंग वगैरह है वो भी होती है, तो ठीक है, ठीक ठाक सी है, ठीक है। तो ये आपके सोहना के एरिया में पड़ती है, 3000 एकड़ में फैली हुई है और हरियाणा की सबसे बड़ी झील है ये।
इसके बाद घाटा झील है, यहाँ भीमकुंड लेक है, बसई, फर्रुखनगर, खलीलपुर लेक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद गुरुग्राम की प्रमुख फसलों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर बाजरा फेमस है। फूल मंडी स्थापित की गई है यहाँ पर, ये मैंने आपको बताया था। एक एप्पल मंडी यानी कि सेब मंडी मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको कहा था सेब मंडी के बारे में, सेब मंडी जो आपके ऊपर के एरिया यानी कि पंचकुला में है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको कहा था पहाड़ी इलाका है, मतलब ये ऊपर हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है, तो हिमाचल प्रदेश वैसे भी एप्पल्स के लिए फेमस है आपके, यहाँ पर पंचकुला जो है वो सेब के लिए फेमस है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था जो फूल मंडी है वो कहाँ है, आपके गुरुग्राम में है। ये इसीलिए आपको मैंने एक ट्रिक से याद कराया था कि आप इसको ऐसे याद रखना, गुरुग्राम में मल्टीनेशनल कंपनी है, इसलिए यहाँ पर बाहर से विदेशी आते हैं तो हम उनका फूल देकर स्वागत करते हैं। तो फूल मंडी गुरुग्राम में और सेब मंडी आपके पंचकुला में। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लावर मंडी कहां पर है, गुरुग्राम में है। अगर हम यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये आपके 1991 में बना था और 1971 में ये एक पहले अभ्यारण्य था। 1972 में इसको एक पक्षी अभ्यारण्य यानी कि बर्ड जो सेंचुरी है वो बनाया गया। 1991 में सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि बहुत खाली सा स्पेस था और यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियां वगैरह थी, ठीक है। तो खाली स्पेस होने की वजह से, खाली झाड़ियां होने की वजह से ये जो माइकल पीटर जैक्सन है एक बार यहाँ से जा रहा था और यहाँ पर ऐसे तालाब था, कुछ बर्ड वगैरह बैठे थे, तो इसका ध्यान यहाँ पर गया। इसने सोचा कि क्यों ना इसको, मतलब ये तो एक तरीके का नेशनल पार्क जैसा है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसा है। तो बाद में इस पर डॉक्टर सलीम अली ने काम किया एंड देन ये किसके रूप में अस्तित्व में आया, एक नेशनल पार्क बन गया। वैसे आज तो सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है सलीम अली नेशनल पार्क हरियाणा में कहाँ है, तो ये हरियाणा का सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, जिसे पहले हम किसके नाम से जानते थे, सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। इसका सबसे पहली बार ध्यान किस पर गया था, माइकल पीटर जैक्सन का गया था, ठीक है। इतने पॉइंट याद रख लेना। गुरुग्राम में हरियाणा का दूसरा तितली पार्क स्थापित किया गया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तितली पार्क कहां पर, आपके गुरुग्राम में है। तो ये याद रखना है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कहां है, आपके गुरुग्राम में है। गुरुग्राम से जो नेशनल हाईवे 48 है और नेशनल हाईवे 248 है ये यहां से पास होता है। नेशनल हाईवे 48 पर सबसे बड़ा टोल प्लाजा है और ये एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा कहा जाता है। यहां पर अगर मेट्रो की बात की जाए तो गुरुग्राम को मेट्रो से 2010 में जोड़ा गया। रैपिड मेट्रो की बात की जाए तो गुरुग्राम रैपिड मेट्रो से 2013 में जोड़ा गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहां पर गुरुग्राम में दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर गोपालगिरी का दुर्ग भी स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर के समय इसे किसका हिस्सा बना दिया गया था, गुरुग्राम को दिल्ली का हिस्सा बना दिया गया था। अब यहाँ पर गुरुग्राम के हम विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे गुरुग्राम है, सोना है, पटौदी है, बादशाहपुर है। तो जो पटौदी है ना ये यहाँ की क्या है, एससी रिजर्व सीट है, ये आपको याद रखना है। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर भी 90 सीट्स है, वैसे 19 में से 17 एससी रिजर्व सीट है, उसमें से आपका जो ये पटौदी है ये क्या है, एससी रिजर्व सीट है। यहाँ पर सोना है, सोना आपके गर्म पानी के कुंड के लिए फेमस है, यहाँ पर गर्म पानी के झरने पाए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सोना में विंटेज कार रैली या पुरानी कारों की रैली भी लगती है, तो इसलिए भी फेमस है। अब बादशाहपुर की बात कर लेते हैं। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी विधानसभा सीट है बादशाहपुर, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो बादशाहपुर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो सीट है, ठीक है ना, ये यहां पर लिखा है मैंने, तो ये याद रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, आईएसए। तो आईएसए की बात करते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो जो बड़े लेवल का सोलर अलायंस है ये आपके कहां पर स्थापित किया गया, ये आपके गुरुग्राम में है। 30 नवंबर 2015 को इसके लिए एक समझौता हुआ था। तो ये बड़े बड़े इंटरनेशनल स्तर का समझौता था, ये बड़े बड़े देश इसमें शामिल थे, जहां पर ये डिसाइड किया गया कि इंडिया के गुरुग्राम में क्या स्थापित किया जाएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित किया जाएगा। इस हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में है। 2016 में इसका शिलान्यास हुआ। गवाल पहाड़ी और फ्रांस का औलाद ने इसका शिलान्यास किया था, मतलब ये कहीं किसी कंट्री के थे तो उन्होंने इसका क्या किया, शिलान्यास किया। महानिदेशक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। महानिदेशक इसके अजय माथुर हैं, इनका कार्यकाल जो 4 वर्ष का होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एनबीआरसी है, एनबीआरसी का मतलब है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। तो ये नैनवाल गांव 1997 में स्थापित हुआ, नैनवाल गुरुग्राम में है। तो एनबीआरसी कहां पर है, नैनवाल गुरुग्राम में है, ठीक है। इसका पूरा नाम
नाम आपसे पूछा जा सकता है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, एससीईआरटी, जो ये आपकी बुक्स वगैरह पब्लिश करने का काम करता है। तो एससीईआरटी जो है वो क्या है, यहाँ पर एससीईआरटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में है। तो अभी मुझे ना कुछ कमेंट आए थे, एनसीईआरटी पढ़नी है, एससीईआरटी पढ़नी है। एससीईआरटी आपके एनसीईआरटी जैसी होती है, कुछ एक दो टॉपिक्स में चेंज देखने को मिलता है, तो आप कोई भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही यूजफुल रहने वाली हैं। जबकि हरियाणा के स्कूल्स में जो बुक्स लगती हैं वो आप रीड कर सकते हैं, एज इट इज होती हैं वो। इसके बाद हिप्पा की बात कर लेते हैं, हरियाणा लोक प्रशासन, जहां पर ये आपके एचसीएस अधिकारी, जो आपके रैंक 1 के अधिकारी हैं, उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो कहां पर मिलती है, गुरुग्राम में। इसके बाद अगर हम यहाँ के पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो यहाँ पर श्यामा पर्यटन स्थल है, सोहना का किला है और पटौदी महल है। तो ये कहाँ है, सारे गुरुग्राम में है। यहाँ के प्रमुख शिक्षण संस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी है, यही पहले आईटीएम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी। 1996 में एजुकेट इंडिया सोसाइटी द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी कहाँ है, गुरुग्राम में है। एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी आपके गुरुग्राम में है, 2010 में इसको स्थापित किया गया था। अमेठी की बात कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा फेमस है, आपने इसका नाम भी सुना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके गुरुग्राम में ही है। इंदू की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी 2013 में आपके हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित की गई है। ये आपके केवल हरियाणा की नहीं, देश की भी पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी है, जो कहां पर आपके गुरुग्राम में है। तो ये याद रखना है, मानेसर गुरुग्राम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंसल यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये भी कहाँ है, गुरुग्राम में है। अभी मैंने आपको शीतला माता जी के बारे में बताया था, तो शीतला माता मंदिर कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। निर्माण कब हुआ, 1650 में हुआ था। और 1991 में शीतला माता बोर्ड का गठन किया गया, क्योंकि जहां से बहुत ज्यादा रिवेन्यू आता है, बहुत ज्यादा पैसा आता है, उसके लिए बोर्ड का गठन किया जाता है। तो इस बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं, 11 सदस्य होते हैं। इसमें से जो इसके हेड हैं वो कौन होंगे, हमेशा इसके अध्यक्ष सीएम होंगे। एंड देन बाद में उसके अंडर जो लोग काम करते हैं, जो इसके हेड है, वो हमेशा कौन होते हैं, सीएम होते हैं। यहाँ पर चैत्र और आषाढ़ का मेला लगता है, तो ये याद रखना है, किसका मेला लगेगा, चैत्र का और आषाढ़ का मेला लगता है। इसके बाद यहाँ पर ज्वेलरी पार्क भी है, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है और मोस्ट मतलब जरूरी है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ज्वेलरी पार्क कहाँ है, आपके गुरुग्राम के गढ़ी हरसरू में स्थापित किया गया। तो ज्वेलरी पार्क कहाँ है, गढ़ी हरसरू में है। बायोटेक पार्क, बायोटेक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करेंगे तो ये भी कहाँ है, आपके गुरुग्राम में है। 1857 की क्रांति की शुरुआत 13 मई 1857 को यहां से किसने नेतृत्व किया था, पटौदी से अकबर अली और फर्रुख नगर से अहमद अली थे। तो ये दोनों एरिया जो है आपके गुरुग्राम के हैं, इसलिए याद रखना है, पटौदी से अकबर अली, फर्रुख नगर से अहमद अली थे। डीएलएफ की बात कर लेते हैं तो दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, ये कहाँ है, गुरुग्राम में। बहुत बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का काम करता है, तो बहुत बड़ी कंपनी है एक तरीके की। इसके बाद टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत जो आपके गुरुग्राम से की गई थी, ठीक है, ये याद रख लेना है। इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अमिताभ बच्चन बनाए गए हैं। इस टाइम पर अमिताभ बच्चन भी जो थे वो प्रेजेंट रहे थे। मारुति सुजुकी की जो कंपनी है वो मानेसर गुरुग्राम में है। जापान की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। तो मारुति और सुजुकी, मारुति हमारी थी, सुजुकी उनकी थी, दोनों को कंबाइन करके मारुति सुजुकी बना दिया। पहली सौर ऊर्जा ट्रेन जो है वो 2017 को फर्रुख नगर से दिल्ली में चली है। अगर पहले सीएफएल गांव की बात करते हैं तो बिनोला गांव है, ये आपके गुरुग्राम का है। तो ये जो बिनोला गांव है, ये कैसा गांव है, पहला सीएफएल गांव है, ठीक है, तो याद रखना है। मूक और बधिरों के लिए जो पहली डिजिटल लैब है वो कहां पर बनाई गई है, आपके गुरुग्राम में ही स्थापित की गई है। तो ये आज की जो क्लास है हमारी, ये यहीं खत्म हो जाती है। तो आज की क्लास में मैंने आपको कैथल और कैथल के साथ साथ मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाया है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 2 ही डिस्ट्रिक्ट रह गई हैं, वो जल्दी से कंप्लीट कराकर हरियाणा की हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ। हरियाणा की पॉलिटी पढ़ाऊंगी पहले। हरियाणा की पॉलिटी एक क्लास में मैराथन टाइप में करा दूंगी, उसको अच्छे से सुन लेना, आपके लिए यूजफुल रहेगी। इसके बाद वेलफेयर स्कीम्स कराऊंगी आपकी, जो इंपॉर्टेंट रहेंगी, ट्रिक्स के साथ में आपको अच्छे से याद होंगी। साथ साथ हरियाणा की पॉलिटी भी आपको अच्छे से याद होगी, तो उन क्लासेस को देखना मत भूलना। इसके बाद हम हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल सेक्शन पढ़ लेंगे एंड हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो सारा पढ़ते जाएंगे। अगर मैं मैराथन क्लासेस बना पाऊंगी तो मैं आपको मैराथन क्लासेस में कराने की कोशिश करूंगी, क्योंकि उससे आपका जो टाइम है वो कंज्यूम होगा और आप वहां से ज्यादा सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं हमारे चैनल के साथ लास्ट तक बने रहना, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना, और आपके लिए यूजफुल भी होगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इससे शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।